Hello student, welcome to chemistry class. Student, in today class we are going to start some basic principle and techniques of the organic compound. Student, first of all we will come to know what are the our objective of studying this chapter. Okay. First, after studying this unit, we will able to know understand the reason of tetravalency of carbon and shape of organic molecule. Then we will come to know writing structures of the organic compound molecules in the various way, classification of organic compound, naming of organic compound to UPSC system, nomenclature, and also derive their structures from the given names. Okay, then we will come to know about the understand the concept of organic reaction and mechanism, explain the influence of the electronic displacement on the structure, and reactivity of organic compound. Then you will be able to recognize the type of organic reaction. You will be able to learn techniques of the purification of organic compounds, write the chemical reaction involving the qualitative analysis of organic compound, understand the principle involving the quantitative analysis of the organic compound. All these things you will be able to know. Okay. Now in previous unit you have learned about the carbon, and in class 10th you have also learned about the carbon compound, and you know that carbon has a unique property. Carbon has a unique properties. What is that unique property? That is catenation. Catenation, as you know that carbon make covalent bond. Carbon make covalent bond with the other carbon. As you know that valency of carbon is 4. Valency of carbon is 4. Means carbon is tetravalent. It can form 4 bond. It can form 4 bond from the 4 side. This is the reason why so large number of organic compound existing in this world. पिछली कक्षा में क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड के बारे में 10th में, तो उसमें वाइटल थ्योरी बर्जीलियस की बताई गई थी कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बनाते 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 जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, और वही कारण है टेट्रावैलेंसी जो कार्बन की है, वही रीज़न है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कैटिनेशन का मतलब हो गया चेन फॉर्मेशन, वन कार्बन विद द अनदर कार्बन। इवन कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है, नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस के साथ भी बना रहा है। ठीक है। अब ये सारे कंपाउंड जो कार्बन के साथ बनते हैं, इनको हम एक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के, रिएक्शंस कैसे होंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी लाइफ के लिए बहुत ही वाइटल है, वाइटल फॉर द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ and including the complex molecule like the genetic information bearing DNA,
protein that constitute the essential compound of our blood, muscles and skin. अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आज जो लाइफ पृथ्वी पे सस्टेन कर रही है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड है। जैसे एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो किसके थ्रू होते हैं? वो डीएनए के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू होते हैं। और वो डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल के नाम से तो जाना जाता है, मगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? चाहे वो ब्लड का फॉर्मेशन हो, चाहे मसल्स का फॉर्मेशन हो, चाहे जो है कि स्किन फॉर्मेशन हो रही हो, चाहे हमारे हेयर हो, चाहे नेल्स हो, चाहे बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हो, एंजाइम्स हो, ये सारी चीज़ें प्रोटीन की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई। फैट है जो कि हमारे आर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है और हमें एनर्जी भी देता है। हमें क्या देता है? एनर्जी भी देता है। आज जो हमारे घरों में कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं सोप, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लॉथिंग के लिए जो हम कपड़े बनाते हैं जिन रेशों से, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी प्रोटीन है। हमारा फ्यूल्स जिससे हम बाइक ड्राइव करते हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें किससे चल रही हैं? फ्यूल से चल रही हैं। तो वो फ्यूल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉलीमर्स हैं जिनका वास्ट यूज हम लोग जानते हैं, पॉलीमर्स का। डाइज है, मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो जीवन अर्थ के ऊपर है, लाइफ जो अर्थ के ऊपर है, वो इसलिए सस्टेन है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा माना जाता है कि 200 साल पुराना है, 200 ईयर्स ओल्ड है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग 1780 से केमिस्टों ने शुरू किया डिस्टिंग्विश करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो चाहे हमारे मिनरल सोर्स से आए हों, एनिमल से आए हों, प्लांट से आए हों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है कि बनाए गए हों। ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना तो शुरू किया 1780 से। और हमारा जो केमिस्ट्री है लगभग 200 ईयर क्या है? ओल्ड है। 200 ईयर ओल्ड है। आई बात समझे? 200 ईयर ओल्ड है। बर्जीलियस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था, बर्जीलियस क्या था? एक स्वीडिश केमिस्ट था। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए उसने बताया कि कुछ ऐसे फोर्स हैं, जैविक फोर्स हैं, जो कार्बन को आपस में जोड़ करके उसके अंदर एबिलिटी लाते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फंक्शन के, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जो कि हम लोगों ने 10th में भी यही चीज़ पढ़ी। लेकिन अब ये वाइटल फोर्स करने का मतलब तो ये फोर्स कोई मैन मेड फोर्स नहीं था। लेकिन जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया
1828 में फ्रेडरिक होलर के थ्रू पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना था। क्या बना था? यूरिया। ठीक है, फ्रेडरिक होलर ने पहला कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज किया। यूरिया, ठीक है, फ्रेडरिक होलर ने यूरिया सिंथेसाइज किया था। तब वाइटल थ्योरी ख़त्म हो गई। उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया बना दिया। अब वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई, जिसको बर्जीलियस ने बताया था कि एक वाइटल फोर्स है जिसके थ्रू कार्बन इतने कंपाउंड्स बनाने में समर्थ है, इतने कंपाउंड बना सकता है। लेकिन 1828 में इसे फ्रेडरिक होलर के सिंथेसिस के बाद पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ यूरिया NH2CONH2 किससे बना था? अमोनियम साइनेट से। तो अब वो जो है कि वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई। इसके बाद कोल्बे ने एस्टिक एसिड बनाया, फिर उसके बाद बर्थोल्ट ने जो है कि मीथेन बनाया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने जो कि ये प्रूव कर दिए थे कि सिंथेसिस नेचर के थ्रू भी हो सकता है और ह्यूमन के थ्रू भी हो सकता है। कोई अलग से वाइटल फोर्स वहाँ काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब तक किसी चीज़ को हम खुद नहीं कर पाते तब तक हमें उन चीज़ों को मानना पड़ता है। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी के थ्रू ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, इसके बाद जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज हो गए तो अब उनकी स्टडी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं, टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे अपना ध्यान ले जाना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग में। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में किस तरह से पढ़ा था, जो है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंट फोर्स से मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी के बेस पे किस तरह से जो है कि शेप बनते हैं। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में भी देखा था। तो जो हमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल शेप आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे शेप ऑफ कार्बन हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें कार्बन के बारे में सोचना है। और ये तो हम पहले से जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी टेट्राहेड्रल होती है, पहले से ही पता है। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा था, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कंपाउंड में हमने पढ़ा था। इसको ज़रा ध्यान कीजिए कि किस तरह से हमने वहाँ दिखाया था कि कार्बन sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ये तो अभी याद होगा। और हमने ये भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम एक बार आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब वहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड हैं। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कम से कम एक तो डबल बॉन्ड जरूर होगा। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से। आई बात समझे?
और जो डबल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। अब जिस कार्बन के पास केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जिस कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज मतलब कि जिस कार्बन जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड से बना होता है वहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और जहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमने बाकायदा केमिकल बॉन्डिंग में बना करके बताया था। बॉन्ड लेंथ जो पैरामीटर हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कार्बन कार्बन के बीच, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड होगा तो उससे कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सबसे कम होगी। ये हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे s कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। हमने बताया था कि जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ पे s कैरेक्टर 25% होता है, जहाँ sp2 होता है वहाँ पे लगभग 33% होता है, और जहाँ sp होता है वहाँ 50% होता है। तो ऐसे केस में जहाँ जितना ज़्यादा s कैरेक्टर बढ़ेगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो इस तरह से जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ s कैरेक्टर जो 50% होगा। ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ जो ट्रिपल बॉन्ड की है वो सबसे कम होगी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्डिंग के ऊपर। इसके अलावा बॉन्ड इंथैल्पी के ऊपर भी पड़ता है। जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, s कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब वो न्यूक्लियस के पास होगा, वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। तो ऐसे केस में वो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होगा ही, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर sp की जगह sp2 देखा जाए जहाँ 33% है, तो अब थोड़ा वहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी क्योंकि s कैरेक्टर घट रहा है। sp3 में आते हैं तो वहाँ पे एकदम कम हो जाता है s कैरेक्टर। तो ऐसे केस में वहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पे 50% s कैरेक्टर हो जाएगा, फिर से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इफेक्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, किसके ऊपर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो सारी चीज़ें हमारी जो है बेसिक चीज़ें हैं। अब जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर डीपली इसी तरह से हम इसको पढ़ते चलें, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें, तो हमें 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, हम 11th में उतना मन से पढ़ते नहीं। अगर इतना मन से पढ़ लें
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्ट है, कुछ रटना नहीं है। जो भी कहता हूँ कि रटना है तो कुछ भी रटना नहीं है, एकदम रटना नहीं है। बार बार मैं यही कहता हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पी बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों हमने पढ़ लिया था। एक बार फिर उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, उसको हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, हमें उसे जानना बहुत ज़रूरी है। हमने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है एक्सिस पे बनता है। कहाँ बनता है? एक्सिस पे बनता है। और ये बॉन्ड कंप्लीट ओवरलैपिंग से बनता है, कंप्लीट ओवरलैपिंग से बनता है। इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपैरिजन पे स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर दो पी ऑर्बिटल पैरेलल सामने सामने आ जाएं तो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि हमने बताया था कि जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है पी का। तो हाफ नोड के ऊपर आधा और नोड के नीचे आधा, दोनों ही पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बॉन्ड बन जाता है। अब पाई बॉन्ड बनने से क्या होता है? जितना दो कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड अधिक बनेगा, जितना दो कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड अधिक बनेगा, उतना ही ज़्यादा जो है कि एस कैरेक्टर होगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हमने बता दिया कि एस जो हमारा पाई बॉन्ड बनता है वो पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे बनता है? पार्शियल, दो ऑर्बिटल ऐसे सामने आ जाएंगे पैरेलल। अगर दो ऑर्बिटल आएंगे पैरेलल, याद रखना है एक्सिस पे नहीं, पैरेलल, तो उस कंडीशन में पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड बनेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ेगी, बॉन्ड और जो है कि बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। पाई बॉन्ड कैसे बना? पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बना। अब इस पाई और सिग्मा बॉन्ड, तो हमने बताया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। पैरेलल एक्सिस की जगह पे एकदम ऑन द एक्सिस अगर जो है कि ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड होगा। और जितनी जगह सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के चारों तरफ, वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, दो कार्बन एटम के बीच में, तुरंत एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और उस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। जब सिंगल से डबल बॉन्ड बनता है तो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन भी हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही पाई बॉन्ड जब कोई केमिकल अटैक होता है, रिएजेंट आता है, तो सबसे पहले टूट जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होती है। अगर कंप्लीट ओवरलैपिंग पाई में होता तो रिएजेंट कभी अटैक नहीं कर पाता है। कोई रिएजेंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर पा रहा है तो पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, क्योंकि उस केस में जहाँ कहीं भी पी ऑर्बिटल पैरेलल एक्सिस पे होंगे, पैरेलल एक्सिस पे, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात सुने? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम लोग जो है इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उन क्वेश्चंस को जानेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है?
हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड्स में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ 2 पाई 1 सिग्मा, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा केवल सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा। तो अब अगर देखा जाए तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये जो कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और इस कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। तो अगर देखा जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड हमने यहाँ बताया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बताया, एक CH में बताया। तो 1 2 3 हो गया। एक सिग्मा बॉन्ड इस CH के बीच बताया, 4 हो गया। और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में बताया, 5 हो गया। और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। लगभग 8 जो है सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, अब उनको हमें जोड़ना है। 8 क्या 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे 2 पाई 1 सिग्मा, तो 2, जहाँ डबल बॉन्ड होगा 1 पाई 1 सिग्मा, तो 2 ये हो गए, 10 हो गए। तो कैसे कैसे बने, कार्बन कार्बन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड, तो कितने हो गए, 10। अब पाई बॉन्ड की बात करें तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड वहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह से हमें इस कंपाउंड का भी पता करना है। इसको कल करके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा।